नमस्कार। आज पुनः श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की मंगल तिथि को हम वर्मा एन्क्लेव पर एकत्रित हुए हैं हमारे कार्यक्रम सृजन माटी के लाल की अगली श्रृंखला लेकर। इस श्रृंखला में हम नगर के प्रमुख शिक्षाविदों, समाज सेवियों और अपनी अपनी विभिन्न धाराओं के उत्कृष्ट व्यक्तियों को यहाँ आमंत्रित कर उनके अनुभवों, संस्मरणों और वर्तमान युग के लिए उनके संदेश को हम संग्रहित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी लाभान्वित हो सके और हमारे जो वरिष्ठ जन हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन नगर के विकास के लिए समर्पित किया है, उनके आशीर्वचनों को हम लंबे समय तक सहेज कर रख सकें। इसी श्रृंखला में आज हम हमारे नगर के पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर पंजाबराव जी, अमृतराव जी गोड़खे जी के साथ यहाँ मौजूद हैं। एक नामचीन चिकित्सक, एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक साहित्य प्रेमी और एक समाज सेवी के रूप में हम उन्हें भली भांति जानते हैं और आज हमारी विचार श्रृंखला में उन्हें सुनने के लिए हमारे मंच पर उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। हमारे शिक्षाविद आदरणीय M.K. वर्मा सर से निवेदन करूंगी कि वे पुष्प हार से हमारे आज के आगंतुक और हमारे नगर के प्रथम नागरिक रहे आदरणीय गोड़खे जी का सम्मान करें। हमारे बीच उपस्थित जिले के प्रतिष्ठित पत्र के पत्रकार आदरणीय अयूब खान जी और मेरे अग्रज गोपाल वर्मा जी से मेरा निवेदन है कि वे शॉल से आदरणीय विधायक महोदय का सम्मान करें। और मैं इसके उपरांत एक उपहार के रूप में हमारे बीच प्रज्ञा वर्मा जी और अनीता जी और पारुल जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। ये तीनों यहाँ आकर के हमारे डॉक्टर साहब का ये उपहार देकर स्वागत करेंगे। आदरणीय पंजाबराव जी, अमृतराव जी गोड़खे यूँ तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके समस्त कार्यकाल में, उनके समस्त जीवन काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों से हमारा नगर भली भांति परिचित है। फिर भी हम एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं। आपका जन्म 1 जुलाई सन 1949 में मुल्ताई के निकटस्थ ग्राम पारट सिंगा में हुआ। आपने BA MS की डिग्री ली और उसके बाद उन्होंने सन 1974 से शिक्षा और चिकित्सा सेवा प्रारंभ की। आप आयुर्वेद कॉलेज में 3 वर्ष प्राध्यापक के रूप में आपने काम किया। आपने सन 1976 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर से लेकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में आप विधानसभा तक पहुंचे। सन 1993 से लगाकर सन 1997 तक नगर के प्रमुख नागरिक अर्थात विधायक के रूप में आपने विधानसभा में मुल्ताई नगर का प्रतिनिधित्व किया। अपने इस कार्यकाल में आप विधानसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों में रहे, बजट सभा के आप सभापति रहे। इसके अलावा आप हमेशा साहित्य से जुड़े रहे। आप साहित्य सेवा समिति के सभापति रहे और आप एक कुशल पाठक और एक बहुत अच्छे वक्ता के रूप में भाषा की सेवा करने वाले एक शिक्षाविद के रूप में भी जाने जाते हैं। आज हम यहाँ आपको आपके संस्मरण, आपकी पुरानी स्मृतियाँ, आपके अनुभव और आपके नज़रिए को जानने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम बहुत अनुग्रहित होंगे कि अगर आप वर्तमान में जो दिशा दशा देश, नगर और प्रदेश की बदल रही है, आप हमारी युवा पीढ़ी को उस संबंध में अपने आशीर्वचनों से आप सराबोर कीजिए। और आपने जब नेत्र खोले तब भारत स्वतंत्र हुआ, तब से आज 75-76 वर्षों में
जो देश प्रदेश और हमारे नगर में परिवर्तन हुआ है, इस संबंध में भी आपने विभिन्न चरणों को देखा, विभिन्न स्थितियों को देखा, आपने आपातकाल देखा, आपने सत्ताओं को परिवर्तित होते देखा। तो हम चाहेंगे कि आज आप अपने वचनों से यहाँ उन सभी बातों को रखें जो हमारी युवा पीढ़ी जानना चाहती है, या कई बातें उनमें से जो अब विलुप्त होने की कगार पर आ गई हैं। हम कहीं न कहीं इस टेक्नोलॉजी का भी धन्यवाद करते हैं कि हम इंटरनेट के माध्यम से आपके आशीर्वचनों को बहुत लंबे समय तक सहेज के रख सकते हैं। इसके पश्चात अधिक समय न लेते हुए मैं मेरे अग्रज आदरणीय गोपाल भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे के चरण के लिए यहाँ सादर आमंत्रित हैं और वे सर से अपना अनुभव और संस्मरण जानना चाहेंगे। आदरणीय गोपाल भैया। नमस्कार साहब। बड़े हर्ष का विषय है कि लंबे समय के बाद आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए। आपने जिस ढंग से सेवाएं समाज को दी, एक व्यवस्थाएं बनाई, हम उसके बारे में और आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो क्या आप पहले तो संक्षिप्त में अपने बारे में जो आप बताना चाहें, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये वर्मा वीडियो जो चालू किया है, ये वाकई में एक मार्गदर्शन के रूप में समाज को काम करेगा और कई लोग आपसे जुड़ेंगे और ये श्रृंखला अगर चलती रही तो समाज सुधारने में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि बहुत कम लोग सोचते हैं। आप जो सोच रहे हैं और आपने जो प्रारंभ किया, मुझे यहाँ आज आने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मेरे जीवन का सवाल है, बहुत सारी बातें आप जानते हैं। अभी वर्मा मैडम ने लगभग एक सारांश के रूप में सारी बातें आपके समक्ष रखी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पारासिंगा जो ग्राम है, मेरा नज़दीक मुल्ता से नज़दीक है और मेरा वहाँ जन्म होना भी मेरा एक सौभाग्य है। सौभाग्य इसलिए कह रहा हूँ मैं कि एक कृषक परिवार में, एक अच्छे कृषक परिवार पर, उस जमाने के अच्छे कृषक परिवार हमारा था, आज भी है, उसमें मैं जन्म हुआ। और उस जमाने में जब कुछ पढ़ने वाले नहीं थे, तब मेरे पिताजी चौथी क्लास के केवल, और उनका ध्यान शिक्षा के ऊपर था। तो सबको बोलती थी कि शिक्षा में जाना चाहिए, और उन्होंने हमें प्रेरित करते हुए, जब स्कूल नहीं थे, पारासिंगा सर के बड़े गाँव में प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, तो जब मैंने एडमिशन लिया तो उस समय पहली क्लास शुरू हुई थी और मेरा एडमिशन मेरे पिताजी ने किया। बुजुर्ग के मसब थे, उन्होंने मेरा एडमिशन किया और वहाँ से श्रृंखला शिक्षा की चालू। तो प्राइमरी जो पारासिंगा से किया हमने, उसके बाद में मिडिल और हाई स्कूल में कैसे किया, और जब डिग्री की बात आई तो वो मैंने इंदौर विश्वविद्यालय से उस समय प्राप्त की। और उस समय शिक्षा को उतना बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिल रहा था, लेकिन शासन ने उसको प्राथमिकता के दिया और आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं कि हर जगह गाँव में जहाँ 50 झोपड़ियाँ भी थी, उस समय हम लोगों ने, जब मैं विधायक बना, तो स्कूल खोलने का प्रयास किया और उसका परिणाम ये रहा कि बैतूल जिले में ये मुल्ता तहसील आज भी एजुकेशन में साक्षरता मुक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कार्यकाल के लिए, जो आपने अच्छी बात हम सबके बीच रखी। और यहाँ हाई स्कूल तो पूरे विधानसभा में पहले आते थे, जिसमें 4 10वीं तक थी और 4 12th तक थी। पहले तो 11वीं तक ही हुआ करती थी हमारे ज़माने में। हाँ, और अब 12th तक चल रहा है। तो मैंने देखा कि यहाँ लोगों को आने जाने में, लड़कियों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने प्राथमिकता ली कि मैं एजुकेशन में आगे बढ़ाऊँ, इसको काम करूँ। तो मैंने जहाँ 10वीं तक थी उसको गाड़ी कराया, जैसे घाघोरी शहर की जगह बड़े जगह में, और जहाँ बड़े गांव थे जैसे साखेड़ा शहर का बड़ा गांव है, थाना है, सब है, लेकिन वहाँ हाई स्कूल नहीं थी। उसको मैंने प्राथमिकता पे खोला। ऐसे 8 स्कूल मैंने हायर सेकेंडरी तक वहाँ अपने क्षेत्र में खोले और उन्हें मॉनिटरिंग करते रहा
कि ये कैसा होता है, कैसा चलना चाहिए, इसमें क्या तकलीफें आती है। तो प्रारंभिक रूप में तकलीफें आती है, बिल्डिंग में रहती थी, मिडिल स्कूल में चालू कर दिए थे, लेकिन वो सारी व्यवस्था हमने करवाई। और उसमें एक पारण सिंह मेरा पैतृक गाँव है, वहाँ मैंने हाई स्कूल खोला और उसमें ऑब्जेक्शन भी लगा शासन की ओर से कि ये 5 किलोमीटर के अंदर आता है और यहाँ नहीं खोला जा सकता। तो मैंने उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैंने बोला राजा साहब अगर 5 किलोमीटर में हाई स्कूल खोलना है, उनका जरूरत है, तो क्या वो क्राइटेरिया बन नहीं हो सकता? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो मैंने बोला पैतृक गाँव है और वहाँ मैं हाई स्कूल खोलना चाहता हूँ और उन्होंने उसको स्वीकृति दी। और तारा सिंह जन्म गाँव में हाई स्कूल खोलने का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ। आज हम अगर स्कूलों की बात करें जितने मैंने खोले हैं, मैं घूमता हुआ और देखता हूँ। आज पारण सिंह ग्राम में वर्मा जी जानते हैं, पारण सिंह का 10+ को भी हमने उन्हीं से करवाया, दिग्विजय सिंह जी से। और आज मध्य प्रदेश में पारण सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल का एक नाम है और अभी पिछले साल उसको PM श्री का भी दर्जा मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आदमी सोचता है तो सबसे जीवन में कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो शिक्षा है। शिक्षा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ शिक्षा है वहाँ उन्नति भी होगी, सद्भावना भी रहेगी, संस्कार भी सीखेंगे और लोग अपने परिवार को भी सिखाएंगे और परिवार को सिखाते हुए वो आगे बढ़ेंगे, बढ़ाते हुए वो चलेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जीवन में बहुत सारे अवसर आते हैं। और जब मैंने 74 में यहाँ मेरी जो नौकरी शासकीय लग रही थी उसको त्याग कर मैंने ये सोचा, बुजुर्गों का बहुत इच्छा थी, हमारे पिताजी की खुद की इच्छा थी कि तुम नौकरी मत करो, तुम एक काम करो, ये लोगों की जो सेवा है, जिनको गोली नहीं मिलती, बीमार होते हैं, ले जाना पड़ता है, ये सेवा का काम शुरू करो। तो मैंने यहाँ मुल्ताई में 21 अप्रैल 1974 में यहाँ दवाखाना खोला। मेरे मित्र थे मानकर साहब, उनसे मैंने आग्रह किया कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, अपन दोनों मिलकर यहाँ लोगों की सेवा करेंगे, क्योंकि हम दोनों साथ में थे, एक साथ में डिग्री ली थी और उन्होंने उसको स्वीकारा। तो हम लोगों ने मिलकर यहाँ की जो सेवा की, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी कि इतना ईश्वर ने साथ दिया, इतना ईश्वर ने साथ दिया कि कल्पना नहीं कर सकता। पूरे जीवन में जब तक मैं खुर्सी पे दवाखाने में बैठा रहा, ये पेशेंट भी मेरे हाथ से स्वर्गवासी। वो जो है ना, हम लोगों को याद है वो जमाने में अकेले गोड़खे जी का नाम नहीं, पीछे मानकर जी का भी नाम होता है, जोड़ी चलती है। हाँ, कि गोड़खे मानकर जी के दवाखाने में जाना है। सर ये बताइए कि शिक्षा आपने मेडिकल फील्ड में ली, उसमें समाज सेवा की, आप राजनीति में कैसे आ गए, हमें ये बताइए। क्योंकि क्या होता है, बड़ा सरल काम नहीं है, पेशे से चिकित्सक हैं, सेवाएं आपने दी। मैं वहीं से आता हूँ आपके राजनीति के ऊपर। और जब मैंने सेवा की चिकित्सा विभाग में तो बहुत रिस्क लेते थे। लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों को हम मिक्सचर दे देते थे, गोलियाँ दे देते थे और 2-2 गोली के लिए लोग हाथ पर जोड़ते थे कि डॉक्टर साहब 2 गोली दे दो तो हमारा ठीक हो गया। 2 गोली दे देते थे, पैसा नहीं रहता था और वो 2 गोली में वो दूसरे दिन आके बताता था कि मेरी तबीयत ठीक है, हमें संतोष होता था। और यहाँ उस जमाने में महिलाओं की प्रसूति की उतनी सुविधा नहीं थी, उस सुविधा को भी हमने करवाया और यहाँ बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे हमारे बेटियों को और उसमें हमने सहयोग किया। हाँ, और सहयोग करके आगे उनको कैसा रहना चाहिए, कैसे बच्चे को सिखाना चाहिए, कैसे पालना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उनको गाइड करते हैं। तो हर घर में जाते थे और इस क्षेत्र में जहाँ भी किसी ने तकलीफ रही हो तो मुझे याद किया है और जब याद किया है तो मैं वहाँ पहुँचा। एक मोटरसाइकिल थी, उस ज़माने में साइकिल मोटरसाइकिल बहुत कम थी और जब मैंने यहाँ चालू किया दवाखाना तब मुश्किल से 5 मोटरसाइकिलें मुल्ताई में थी, 6वीं हमारी हुई थी। तो उस मोटरसाइकिल के द्वारा मैं कीचड़ में वो जहाँ तक मोटरसाइकिल जाती थी
वहाँ तक मैं मरीज देखने रात हो देर रात को चला जाता था। उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों की एक भावना उठी। उनकी भावना ये उठी कि भाई ये सेवा भाव आदमी है, और सेवा भाव आदमी है इसलिए उनका पार्टी से भी जुड़ा था। उसके भी कार्यक्रमों में यदा कदा में भाग लिया करता था, लोगों को बताया करता था। तो लोगों को ये लगा कि यार ये अगर राजनीति में जाएंगे तो और अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरे पीछे सब पड़ गए कि नहीं, आप तो कांग्रेस की टिकट लाओ, और नहीं तो आप चुनाव लड़ना। हम कांग्रेस की टिकट मांगने गए, दिल्ली गए, सभी नेताओं से मिले, लेकिन उन्होंने टिकट मुझे नहीं दी। सबसे बड़ी बात यहाँ विशेष ये है कि डॉक्टर साहब उस समय में निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद जीते, ये इनका परचम फैलाने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। विधायक का चुनाव छोटा चुनाव नहीं होता, जिसमें निर्दलीय जीतना इनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को समाज में स्थापित करता है। बिल्कुल। तो जो भावना थी लोगों की, उस भावना का मैंने सम्मान किया। और मैं आपको बता दूं, लोग आज तो करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन मेरे पास या कुछ पैसे खर्चे नहीं, और पूरे लोग उठे जिनका मैंने इलाज किया हो। एक मोरखा क्षेत्र है यहाँ पर, इसमें काम होता ही नहीं। तो लोग उनके पास गए कि भैया तुम तो यार बीजेपी के थे, तुम वो गोरखे के साथ कैसे जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि जो गोरखे ने हमारे लिए किया है उसको नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात। इसलिए हम तो उसके जाएंगे। लोगों ने खुद बैनर बनाए, झंडे बनाए, और पूरा सहयोग देकर मुझे विधायक बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनका मैं आज सबका सम्मान करता हूँ। डॉक्टर साहब, समय बदल चुका है। नई युवा पीढ़ी के लिए क्या आप राजनीति में आने का रास्ता देखते हैं? हमारे बीच कुछ युवा लोग हैं ये अगर राजनीति में आना चाहते हैं, और यहाँ मुल्ताई का एक जो राय, मेरे 2 सवाल एक साथ हैं। मुल्ताई में या तो कुंभी समाज से या फिर पंवार समाज से हमेशा हम देखते हैं विधायक आता है, तो इसमें आप क्या सोचते हैं? अपने विचार रखिए। जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और उसका उत्तर तो ऐसा है कि पार्टियों को कौन जीत सकता है वो आदमी चाहिए जी। और यहाँ इस क्षेत्र में कुंभी समाज और पवार समाज बाहुल्य था, तो बाहुल्य समाज को भी टिकट मिली जब मैं निर्दलीय लड़ा था, है ना। कुंभी समाज को भी टिकट मिली, लेकिन जनता ने तो मुझे चुना ना जी। तो ये जनता तय करती है। बहुत बड़ी बात है। ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि समाज की अहमियत से भी ज्यादा व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताएं उसे समाज में प्रतिष्ठा दिलाती हैं। तो ये जो बात है राजनीति की, उस समय और आज में बड़ा परिवर्तन आ गया। उस समय व्यक्तित्व देखा जाता था और आज उस व्यक्तित्व को जानने वाले लोग कम हो गए। कम मैं इस मायने में बोल रहा हूँ कि जैसे वर्मा जी की बात मैं कर लूँ, तो वर्मा जी की आज भी कहीं भी मैं रहूँ और मेरा नाम आएगा तो वर्मा जी का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, ये मुझे विश्वास है ना, और मैं बेफिक्र रहता हूँ। लेकिन आज की पीढ़ी पे वो विश्वास करना बड़ा कठिन लगता है। कठिन इसलिए लगता है कि वो आज यहाँ बोलते हैं कि बस यहाँ नारे लगाएंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, और उधर जाके दूसरी तरफ चले जाएंगे फिर मुर्दाबाद चालू कर देंगे। तो ये ऐसा पहले नहीं होता। आज ये परिवर्तन आ गया और पहले व्यक्ति को देखकर कोई पैसा लेके वोट नहीं देता था, लेकिन आज ये देखने में आता है कि लोग पैसे लेके वोट देने लगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आता है, आपने ये तो समाधान कर दिया। लोग अपने पीछे परंपरागत रूप से परिवार को शामिल करते हैं राजनीति में। मैं ऐसा पाता हूँ कि आपके 2 बेटे हैं, लेकिन उनमें से एक को भी आपने राजनीति में आगे आने नहीं दिया, इसका क्या कारण? नहीं, कारण कुछ नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ, परिस्थिति देख रहा हूँ, जो मैं समझा हूँ, और मैंने जिस हिसाब से काम किया और जिस हिसाब से जनता का आशीर्वाद मिला था, मैंने जो काम किया बेधड़क और बगैर किसी भ्रष्टाचार के, बगैर पैसे को 5 रुपए का भी मुझे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता, कोई उदाहरण नहीं बता सकता। और आज चुनाव लड़ना है तो पैसा दे के लड़ो, और ये पिछला चुनाव तो मैंने देखा कि बड़ा भयंकर हो गया, और आज जहाँ देखते हैं हम, जितने भी देखते हैं पैसा फेंकते हैं। अभी महाराष्ट्र का चुनाव देखा हमने, एक विधायक को पार्टी ने 15-15 करोड़ रुपए दी, ऐसी सूचना है। तो पार्टी देगी तो आदमी लड़ेगा,
अगर मैं अपने बेटे को डालती तो मैं 15 करोड़ 10 करोड़ और 5 करोड़ कहाँ से लाऊंगा? सही बात। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेटा अपने काम करो, जनता की सेवा करो। ये बड़ी बात है। तो हमारा बेटा दवाखाने में बैठ के हमारी जगह पे लोगों की तरफ से बात आती है कि इन्होंने आपके लाइन पे काम करते हैं तो मुझे खुशी होती है, लोग बोलते हैं। बिल्कुल। और वो बड़े हिसाब से काम करता है और वो भी नहीं है कि किसी के बहुत ज़्यादा पैसे ले ले कम ले ले। और दूसरा मैंने सोचा था कि अब चुनाव हारने के बाद में क्या होता है कि राजनीति में एक बार रहता है, चुनाव हार जाता है तो उसको फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सामाजिक करना पड़ता है, घरेलू करना पड़ता है, पारिवारिक भी करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि यार ये छोटा बेटा है या पढ़ रहा है LLB तो हो ही जाएगा। तो उस समय मैंने अपने खर्चे पानी चलाने के लिए सोचा कि ये कुछ न कुछ साधन बनाया जाए। तो मैंने 2002 में ये सोचा कि कुछ पैसा आते जाए, खर्चा चलते जाए, उसके लिए स्टॉक प्रेशर का बुक बनाया और महाराष्ट्र बैंक से उसे लोन लेकर मैंने बनाया। आज आप लोग देखते हैं कि यहाँ सबसे अच्छी गिट्टी हमारे खेतों में, निश्चित तौर पे। और कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें कि ज़्यादा मिक्सचर जैसा लोग करते हैं, उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा अपने जीवन में सच बोलना ये सीखना, झूठ कभी किसी से बोलना मत और झूठ बोल के पैसे कमाना मत। क्या बहुत बढ़िया। ये युवा पीढ़ी के लिए भी आपका संदेश हमारे बीच आया। अब आप ये बताइए कि आप मुल्ताई का विकास जब आप विधायक बने तब, आज और भविष्य में किस रूप में इसको आप देखते हैं कि मुल्ताई का विकास कैसे होगा? मुल्ताई के विकास के बारे में मैंने एक प्रोजेक्ट बनवाया जी। लेकिन उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। सफलता इसलिए नहीं मिली कि मेरे को केवल राजनीति में 5 वर्ष मिले और उस समय 98 में अतिवृष्टि हो गई थी, आपको मालूम है। और अतिवृष्टि होने के कारण किसान बहुत नाराज हो गए थे, उनको कुछ सहयोग नहीं मिल रहा था, मैं दिला नहीं पाया। और उसका फायदा सुनीलम ने आकर यहाँ उनको उकसाया और उसका परिणाम ये हुआ, यहाँ तक पहुँचा कि यहाँ गोलीकांड। तो उसमें बड़ी निराशा हुई कि मैं जो चाहता था वो मैं नहीं कर पाया और शायद कभी बात आए तो करेंगे। लेकिन उस समय जो चालू किया था हमने, यहाँ मुल्ताई में हाई स्कूल खोला है, उसमें यहाँ 2 हाई स्कूल थे और अब तो बहुत हाई स्कूल हो गए, गलियों में अपने यहाँ चालू रहे। और हाई स्कूल आजकल मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में बच्चे कम होने लगे। तो आज ये कहना चाहिए कि परिस्थिति बदलाव उसका आया है। तो उस समय जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था मुल्ताई को, ये बहुत सुंदर प्रोजेक्ट कि अच्छा काम होना चाहिए। और यहाँ पहले जो मकान बनते थे वो 3.5 लाइन में बन जाते थे, तो 3 कमरे बना लेते थे, संडास बाथरूम पीछे, किचन पीछे, ऐसा बना देते। लेकिन मैंने देखा उसको, मैं चूँकि इंदौर में पढ़ा था, मैं रहता था कॉलोनी में, वहाँ रहा, हॉस्टल में वहाँ रहा, तो वहाँ थोड़ा सा एक दिमाग में था कि अपन उसका कुछ रूप यहाँ चालू करें। और उसके लिए मैंने गृह निर्माण सहकारी संस्था का 1976 में एक रजिस्ट्रेशन करवाया। और मैंने आपने देखा कि जहाँ मैं रहता हूँ सहकारिता माध्यम से वो बनाया और उसके बाद लोग देखने जाते थे कि ये कैसे बनता है। मुल्ताई की गुजराती कॉलोनी बसाने का श्रेय भी डॉक्टर साहब को जाता है और ये जो एक गोरखे कॉलोनी हमारे निदेश में है, इसे भी बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित कराने का श्रेय भी डॉक्टर साहब को जाता है। तो निश्चित तौर पे आप विकास के अग्रणी रहे हैं। मुल्ताई का विकास आगामी कैसे हो सकता है, इस पर थोड़ा सा सुझाव दीजिए। आगामी विकास का यहाँ पर सवाल है। पहले बात तो ये है कि हर व्यक्ति के मन में यह होना चाहिए कि मैं अच्छा विकास कर सकूं। और जब उसकी दृढ़ इच्छा होगी तो उसको लोगों से सहयोग लेना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। और यहाँ की जनता है, जो सुलझे हुए लोग हैं, जो उन्होंने काम किया है, उनसे राय लेना चाहिए। क्या बात अपनी राय किया है। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात रखी। हमारे बीच कुछ युवा लोग आए हैं जो अपने कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, मैं उनकी तरफ इस कैमरे को ले जाना चाहूँगा। कोई बात नहीं। हाँ, युवा वर्ग में बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ रहा है, इस संदर्भ में आप क्या मार्गदर्शन है? सर, युवाओं की समस्या है
और निश्चित तौर पे युवा इस समय में बहुत परेशान हैं। हम 2-3 चीज़ देख रहे हैं। एक तो कोरोना के बाद से, चूँकि आप पेशे से चिकित्सक रहे हैं, तो अभी युवाओं में सडन डेथ के मामले बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, और रोजगार अगर हमारे पास नहीं होगा, कृषि जो है वो पीछे जा चुकी है काफ़ी हद तक। हम कैसे सृजन करें, या उद्योग धंधे आपके विधायकी काल में कुछ नहीं खुल पाए, उसके बाद नहीं आ पाए, तो ये जो हमारे नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं? जहाँ तक रोजगार का सवाल है, रोजगार के लिए शासन की ज़्यादा जवाबदारी है। जो शासन में बैठे हैं उनकी जवाबदारी ज़्यादा है। और जहाँ तक आपने मुझे कहा कि उस समय कोई रोजगार नहीं हुआ, तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि उस समय सबसे ज़्यादा स्कूल खुले, सबसे ज़्यादा टीचरों की कमी थी। तो दिग्विजय सिंह जी से सब लोगों ने बैठ के ये बात की कि भाई हर जिस गांव का आदमी है उसको रोजगार दे दिया जाए और कम पैसों में दे दिया जाए। तो उस समय शिक्षा कर्मी की एक लाइन निकली और 250 रुपये में शिक्षा कर्मी हमने भर्ती कर दी और वो रोजगार मिला। और आज उनको जो शिक्षा 250 रुपये में शिक्षा कर्मी में भर्ती किए, वो आज 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये ले रहे हैं, अच्छे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ उद्योग का सवाल है, रोजगार का सवाल है, तो रोजगार के लिए अपने को सीखना पड़ेगा, युवाओं को भी सीखना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी ये हो गया है, जैसे आपने खेती की बात की, जो लड़का पढ़ लिख लेता है वो लड़का घर में अगर बैल भी बंधे हैं तो बैलों को उठा छोड़ के पानी नहीं पिलाता है, पिताजी पिलाता है, तो बैलों को पानी मिलता है। मैं ग्रेजुएट होने के बीए मतलब डॉक्टर बनने के बाद भी मैं घर जाता था तो कोठा बोलता था कि मेरे कोठे में कितने जानवर हैं, और आज भी जाता हूँ रोज कि मेरे कोठे में जो जानवर वो सही है कि नहीं। रोज शाम को जाता हूँ, जो आदमी है उसे पूछता हूँ कि कोई किसी जानवर को तकलीफ तो नहीं है। तो ये भावनात्मक अगर हम उठेंगे तो रोजगार मिलेगा, अपने को रोजगार तैयार करना पड़ेगा। और जितने लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, क्या देश में सबको रोजगार मिल जाएगा? 145 करोड़ लोग हो गए आज, और आज 10 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है देश में कि बेरोजगार है। 10 करोड़ अब आजकल प्राइवेटाइजेशन में चला गया देश, कहाँ से आएगा रोजगार? तो प्राइवेट में करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। और अब तो एक और चीज़ होगी कि बेटियां बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, शासन में 50% तक आजकल उनको ये भी दे दिए, रिजर्वेशन भी दे दिए। तो उसमें यह है कि जो लड़के हैं वो कम हो रहे हैं, लड़के आगे बढ़ रही है, समस्या आ रही है। लड़कियां पढ़ी हो गई, लड़के कम पढ़े हो गए, तो शादी ब्याह में तकलीफ जा रही है। तो ये भी एक समस्या आज वो पैदा हो रही है। लेकिन जो लड़के घर में हैं, जिनके पास खेती है, उनको खेती में जाना चाहिए और खेती में उद्योग करना चाहिए। छोटे छोटे जो भी होते हैं, मैं बोलता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि तू घर में बैठ के क्या कर रहा है, घर में बैठ के दारू पीता होगा, तो चुप हो जाता है, बोलता नहीं, मैं मेहनत करूँ। तो मेहनत तो करना पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो जो अच्छे लोग रहते हैं, प्रतिभावान लोग रहते हैं, वो तो आगे निकल ही जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हम प्रतिभावान लोनारी कुंज समाज के जो बच्चे हैं, हर साल इनका हम स्वागत करते हैं भर्ती जिले लेवल पर, और इस साल तो बहुत संख्या बढ़ गई, क्योंकि प्रतिभा शुरू किया बोलता है, ऐसे हमने शुरू किया, फिर जिले को सोने वाला ये तुम करो, और प्रतिभावान बच्चों की आज लाइन लग रही है। सर, यहाँ मेरा एक छोटा सा सुझाव है, लोनारी कुंभी समाज के प्रतिभावान बच्चों का स्वागत करने की बजाय लोनारी कुंभी समाज जिले के जो हैं प्रतिभावान, समस्त जिले के प्रतिभावान छात्रों का अगर स्वागत सत्कार करता तो ये थोड़ा सा एक ज़्यादा अच्छा संदेश जाता। मेरा एक सुझाव है, अगर आपका समाज, सुझाव आपका अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि काम करने वाले होने चाहिए। हाँ सर, अगर अभी हम तो एक दो को पकड़ के करवा लेते, जिले लेवल का करना है तो 500-700 लोग होंगे, हाँ, बड़े फिर सबका सहयोग लेना पड़ेगा। जैसे आजकल दैनिक भास्कर ने चालू कर दिया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। दैनिक भास्कर बाद में तो कभी मिला नहीं उनसे, कोई बात नहीं, लेकिन वो धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने बैतूल जिले में आकर प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया। तो प्रतिभावान बनेंगे तो वो रोजगार भी ढूंढेंगे। बहुत सही। सर, हमारे बीच एम के वर्मा सर आए हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें आपके बारे में बताना चाहते हैं।
तो मैं 2 मिनट सर को यहाँ पे बुलाना भी चाहता हूँ और समापन भी सर के द्वारा कराना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने जिस कॉलेज में क्या नाम से प्राध्यापक का काम किया, वो हमारे आदरणीय हमारे बड़े फैमिली मेंबर भी थे, एक श्री प्रभात पांडे, और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। क्या पांडे? और जीवैतुल में यानी हमारे फैमिलिया तो था ही, लेकिन हम उनके साथ भी हमने काम किया। तो ऐसे लोग, डॉक्टर तिवारी जो जिनका नाम चला करता है, डॉक्टर साहब जानते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का सानिध्य अगर मिल जाए तो बात तो है ही है, इसमें है। तो लोग मदद करने वाले, जैसा डॉक्टर साहब ने अपना कहा, तो ऐसे मदद करने वाले लोग पहले भी रहे, आज भी हैं। भले ही उसमें गिरावट आ गई हो तो वो एक अलग मसला है, लेकिन ऐसी सैकड़ों ज़्यादा यानी हैं और वो शेयर करने लायक हैं, लोग सुने भी समझे भी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब हमारे बीच में पत्रकार अयूब खान साहब आए हैं, वो भी आपसे कुछ रूबरू होना चाहते हैं, कुछ सवाल उनके भी युवाओं के स्वास्थ्य को लेके, आपके अच्छे स्वास्थ्य का आप युवा पीढ़ी को कैसे संदेश देंगे, वो अभी सवाल आपसे करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच बैठे श्रीमान अयूब खान साहब को। पेशे से चूंकि चिकित्सक, तो आज के वक्त में सर आप देखिए जो युवक आपका शराब गांजा ये बहुत पीछे छूट गया है, और कुछ ऐसे एडिक्ट होते हैं इसमें कि आप देखते होंगे, जिनके नाम नहीं सुने हैं, लोग इंजेक्शन लगाते हैं नशे की। तो आपके संक्षिप्त विचार जानना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि छोटे छोटे बच्चों को आज लोग अपने घर में मोबाइल थमा देते हैं, तो मोबाइल के प्रति भी लोगों का जो एडिक्शन है, उसके रेडिएशन और उसके कुप्रभाव जो होते हैं, उसके विषय में आपकी विचार। बहुत अच्छा प्रश्न अयूब भाई आपने रखा। आज ये नशा का सबसे बड़ा एक महारोग हो गया है, और इसको दूर करने के लिए पहले तो लोग केवल शराब तक सीमित थे, और जब मैं प्रैक्टिस करता था तो शराब पी के आता था, तो उसको बोलता था कि शराब मत पीना, जब तेरा लीवर खराब हो जाएगा और तू जल्दी चला जाएगा। तो वो पूछता था कि मुझे क्या करना पड़ेगा छोड़ने के लिए। तो उसको अपन बता देते कि तुम ऐसा करो भाई, पहले सुपारी ले लो, सौंफ ले लो, ये करके ऐसा बता के लोग चला देते थे, और वो उसको अपनाते हुए शराब छोड़ देता था। मेरे जीवन में मुझे याद है लगभग 150 लोगों ने मेरे कहने पर शराब छोड़ी, और उसको मैं हर जगह किसी मीटिंग में जाता हूँ, वहाँ बोलता हूँ, समाज में बोलता हूँ कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, आज भी बोलता हूँ। लेकिन शराब के आगे बहुत सारा नशा बढ़ गया। ये एक सरकार के अधीन बात चली है, क्योंकि ये जो दीगर है बहुत प्रकार के निकल गए इंजेक्शन की, जैसे आपने बात की, तो इस पर कंट्रोल सरकार ने करना चाहिए, और सरकार कंट्रोल करेगी, आप हम कंट्रोल करेंगे, आप हम ये कंट्रोल करेंगे कि अपने को उसको बोलना पड़ेगा कि बेटा ये खतरनाक है, और ये खतरनाक लेगा तो तेरा जीवन खत्म हो जाएगा। अपने को घर से चालू करना पड़ेगा, माता पिता को चालू करना पड़ेगा, भाई को चालू करना पड़ेगा। और लेकिन होता ये है कि ये जो नशे नए निकले हैं, जिसका मैं जानता हूँ, एक बार उसने लिया कि वो फिर छोड़ नहीं सकता, उसको आदत पड़ जाती है। तो ये आदत वाले नशे जो है, ये जो मॉडर्न नशे जिनको कहते हैं, तो मॉडर्न नशे को सरकार को बंद करना पड़ेगा, सरकार को पकड़ना पड़ेगा। अभी देखते हैं हम मछलियों में जा रहे हैं नशे, तो पढ़ते हैं, यूट्यूब में आता है, कोई अटैची में ले जा रहा है, कार में ले जा रहा है, और सप्लाई करने वाले पैसे कमाने के लिए उसको कुछ भी करते हैं। तो ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो ये धंधा करते हैं उनको सद्बुद्धि दे, और उस सद्बुद्धि मिलेगी तो उसका समाज में प्रचार भी होगा, प्रसार भी होगा, और सरकार थोड़ी कड़क होगी तो निस्संदेह उसका असर पड़ेगा। तो इसमें सरकार को भी कड़क होना पड़ेगा, अपने घर से बच्चों को भी अपने को सिखाना पड़ेगा, अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा, तो ये नशा मुक्ति से मुक्त रह सकते हैं। अन्यथा आज तो हम सुनते हैं, सर्वे आता है कि 85% लोग आज शराब के नशे के आदी हो गए। तो 85% लोगों को आज कितना समझाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाएंगे, कुछ के समझेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसको शासन लेवल पे कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिए, जो शासन में बैठे, ऐसे मेरा सोच है। थैंक यू सर। माटी के दाल आज और कल थीम के आधार पर वर्मा जी एनक्लेव का यह कार्यक्रम
हमारे पास जो रत्न हम माटी के लाल यहाँ इस मंच पर एकत्रित कर रहे हैं, उनके अनुभव इतने हैं कि उन्हें इस 40-50 मिनट के सीमित समय में समेट पाना बहुत ही कठिन होता है। फिर भी हम आदरणीय बोड़खे जी को बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत कम समय में अपने संस्मरणों के साथ हमें मार्गदर्शन भी दिया। मुझे दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियाँ याद आ रही हैं। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। इसी के साथ ही हम सृजन माटी के लाल कार्यक्रम का आज का यह क्रम यही रोकते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि इसके भाग 2 में हमें हमारे आदरणीय बोड़खे जी का दोबारा सानिध्य प्राप्त होगा और हम कुछ और अनुभव और मार्गदर्शन यहाँ पर सुन सकेंगे। आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। आप जब भी मुझे सूचना देंगे तो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सृजन कार्य में उपस्थित हूँ और मैं सामाजिकता में बहुत ज़्यादा समय आज भी बिता रहा हूँ और मेरा एक लक्ष्य है कि मैं जीवन भर बिताते रहूँगा और लोगों को जितना कोई सुनता है उनको सुनाते रहूँगा। ये मेरा लक्ष्य है। मैं इस अवसर पर मैं साहित्य में भी बहुत लोग जुड़े, आगे भाई भी जुड़े रहे और गोपाल भैया ने भी मेरे को बोला था कि आप साहित्य से भी जुड़े हैं, आपको कोई किताब अच्छी लगे हो या ऐसा कुछ हो तो हमें उससे अवगत कराना। तो किताबों का अनावरण तो मैंने लगभग 40-45 लोगों ने लिखी, उनका किया है, मेरे हाथों से किया है, लेकिन एक मुझे अच्छी किताब लगी। ये डीडी देशमुख है, पांडुरंग नाम है। उन्होंने जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास के बारे हमारी चर्चा हुई और उन्होंने वो पुस्तक लिखी है। तो मैं आज गोपाल भैया को भेंट करने जा रहा हूँ। तो मैं वो पुस्तक किधर है भाई मंटू? इसमें इसलिए मेरे मन में आया कि मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप लोगों को मालूम है कि नहीं है, तो मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे है। बैतूल जिले में मध्य प्रदेश में प्रथम नंबर पे हमारा जिला है और हमारे यहाँ बहुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में मेरी बहुत संग्राम सेनानियों से बात हुई और मैंने बहुत से चर्चा की, बहुत उनसे सीखा, बहुत समझा, देश कैसे आज़ाद हुआ वो समझा और देश कैसा चलना चाहिए उसकी भी राय उन्होंने दी। तो वो बात इसमें इतिहास की है। मैं जिन्हें इसको मेहनत किया, पूरे जिले में ढूंढा, उनका इतिहास फोटो सब लगाई, पूरे जिले का दिया है, तो मेरे को अच्छा लगा, इसलिए ये किताब मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। आपको सारी चीज़ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। यही कुछ प्रेरणाएं होती हैं जो हमारे पूर्व में वो भले ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों या आप जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति के ऐसे व्यक्ति जो समाज को दिशा देते रहे हैं और देते रहेंगे। हम बार बार आपसे अपेक्षा करेंगे कि अगला जब भी हमारा प्रोग्राम हो आप यहाँ पुनः पधारें। धन्यवाद।